तो आज के लेक्चर में अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आरडीबीएमएस एंड ईएफ कॉड रूल्स। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, लास्ट वाले लेक्चर में अपन लोगों ने सीखा था कि रिलेशनल मॉडल क्या है। तो रिलेशनल मॉडल में मैंने बताया था कि रिलेशनल मॉडल इज अ मॉडल दैट रिप्रेजेंट द डेटा इन अ वेरी सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। मतलब जब भी हम डेटा को सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में रिप्रेजेंट करेंगे, और वो तरीका क्या है रिप्रेजेंटेशन का, वो है तरीका टेबल की फॉर्म में। क्योंकि जब भी किसी डेटा को टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो वेल यूनिफॉर्म और वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है। तो रिलेशनल मॉडल जो है वो किसी भी डेटा को टेबल की फॉर्म में, मतलब रो और कॉम्बिनेशन में आपको रिप्रेजेंट करके देता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ आरडीबीएमएस की। तो डीबीएमएस तो हम लोगों ने समझा। डीबीएमएस मैंने आपको बताया, डीबीएमएस इज अ रेडीमेड सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू मैनेज द डेटाबेस। मतलब डीबीएमएस आपका एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। मैनेजिंग में हम डेटाबेस को क्या करते हैं, वी कैन कंस्ट्रक्ट द डेटाबेस, we can manipulate the database, and when the data is no longer needed, so we can remove the particular information from the database also. So like that we can manage the database. अब यहाँ पर बात आती है कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एग्जैक्टली क्या है ना। डीबीएमएस के पहले लगा हुआ है आर। आर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो पर्टिकुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। अब रिलेशनल डेटाबेस एग्जैक्टली क्या, तो डेटाबेस तो सभी को मालूम है कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, और जब ये इंफॉर्मेशन आपस में रिलेट होती है ना, जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया था कि स्कूल का हमारे पास डेटा है। स्कूल के डेटा में स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट के फादर नेम है, स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप है, स्टूडेंट का कुछ एनरोलमेंट नंबर भी होगा, किसी ना किसी कोर्स के लिए वो एनरोल भी होगा, और उसका मोबाइल नंबर भी होगा। तो कहने का मतलब है कि ये पर्टिकुलर जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये आपस में इंटर रिलेटेड है ना। मतलब स्टूडेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है किसी स्कूल में, इफ द स्टूडेंट इज एनरोल्ड इन सम स्कूल, देन he or she will have their unique roll number। उनका रोल नंबर होगा, उनका कुछ नेम भी होगा, उनका एड्रेस भी होगा। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर है, सारी इंफॉर्मेशन आपस में रिलेट कर रही हैं। तो आरडीबीएमएस यहाँ पर क्या है, इट इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज यूज टू मैनेज द रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर आरडीबीएमएस कॉन्सेप्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ईएफ कॉड। ईएफ कॉड का मतलब यहाँ पर एक डेवलपर हुए थे, एक साइंटिस्ट हुए थे, ईएफ कॉड, एजर फ्रैंक कॉड, जिसके रूल्स के बारे में आगे अपन डिस्कशन करेंगे। तो ईएफ कॉड ने ही आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट दिया था, और इनके अकॉर्डिंग कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करता है तो वो डीबीएमएस नहीं कहला जाएगा, वो क्या कहला जाएगा, इट कैन बी कॉल्ड एज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पर मैंने दिया भी हुआ है, इन रिलेशनल मॉडल द डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ टपल्स। मतलब रिलेशनल मॉडल में जो भी डेटा है वो डेटा टपल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब रो जो आपकी इंसर्ट होती है टेबल के अंदर, वही आपका क्या है, एक्चुअल डेटा है। ठीक है, और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि आरडीबीएमएस इज यूज टू मैनेज द रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किया जाता है यूज। और रिलेशनल डेटाबेस का मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपस में रिलेटेड हो। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था रिलेशनल मॉडल। तो रिलेशनल मॉडल जो है वो किसी भी डेटा को वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल फॉर्म्ड और वेल यूनिफॉर्म्ड मैनर में किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो उसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे आप सभी लोगों ने अपने कॉलेज की लाइब्रेरी देखी है। अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में आप एंटर करेंगे तो बहुत सारे शेल्फ्स हैं, है ना, और उन शेल्फ्स के ऊपर ब्रांचेस के नाम लिखे हुए हैं। मतलब वहाँ पर स्लिप लगी हुई है कि भैया इन पर्टिकुलर शेल्फ में कंप्यूटर साइंस की बुक है,
इन पर्टिकुलर 5 शेल्फ में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की बुक है, इसमें मैकेनिकल की बुक है, इसमें डिप्लोमा की है, इसमें एमबीए की बुक्स हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर सारी जो बुक्स हैं वो बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है। तो डीबीएमएस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो डीबीएमएस भी यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसा दिखा रहा है, बिल्कुल सिस्टमेटिक और वेल यूनिफॉर्म मैनर में दिखा रहा है ना। जैसे हमें कोई लाइब्रेरी से कोई बुक निकालना है, जैसे मुझे डेटा स्ट्रक्चर की कोई बुक चाहिए, टेनेनबॉम चाहिए सपोज, डेटा स्ट्रक्चर की एक बुक, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सीधे उस पर्टिकुलर कंप्यूटर साइंस ब्रांच के शेल्फ जहाँ पर प्लेस्ड होंगी वहाँ पर जाऊँगा और डेटा स्ट्रक्चर की जहाँ बुक रखी होंगी वहाँ से वो बुक एक्सेस कर लूँगा। ठीक है, तो डीबीएमएस क्या कर रहा है, डीबीएमएस यहाँ पर इल्यूजन क्रिएट करता है ना, इट क्रिएट द इल्यूजन टू द यूजर, और यूजर को वो बताता है कि डेटा जैसा बाहर आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है वैसा ही डेटा फिजिकल फॉर्म में भी स्टोर है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि डेटा फिजिकली अगर हम बात करें, अगर हम डेटा के फिजिकल स्टोरेज की बात करें, डेटा के हम फिजिकल स्टोरेज की बात करें, तो डेटा का फिजिकल स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, फाइल की फॉर्म में होता है ना। और जब भी डेटा फिजिकली स्टोर किया जाता है तो ये डेटा हॉच पॉच होता है। लेकिन डीबीएमएस क्या करता है, डीबीएमएस उस पर्टिकुलर डेटा को यूजर को एक सिस्टमेटिक मैनर में रिप्रेजेंट करके देता है, मतलब वो टेबल की फॉर्म में डेटा को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। और टेबल की जो फॉर्म होती है किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए वो बहुत ही अच्छी फॉर्म मानी जाती है, जिससे इजीली डेटा इंटरप्रेट किया जा सकता है यूजर के द्वारा। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, डीबीएमएस एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है और वो यूजर को प्रिटेंड कर रहा है कि जैसा डेटा रिप्रेजेंट किया जा रहा है वैसा ही इसका फिजिकल स्टोरेज भी है। मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इल्यूजन क्रिएट कर रहा है एंड इट विल रिप्रेजेंट द डेटा as it is as a logical manner as well as it pretends the data to be stored in the physical manner। ठीक है, तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है आरडीबीएमएस का भी, क्योंकि आरडीबीएमएस भी वही चीज़ है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही है। इसको रिलेशनल इसलिए बोला गया क्योंकि जो भी डेटाबेस ये मैनेज करेगा वो आपस में क्या होगा, रिलेशनल होगा। अब रिलेशनल डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ टेबल्स फ्रॉम विच द डेटा कैन बी एक्सेस्ड इजीली। अब रिलेशनल डेटाबेस एग्जैक्टली क्या है, रिलेशनल डेटाबेस जैसा कि मैंने बताया कि इट इज हैविंग सम इंफॉर्मेशन दैट आर इंटररिलेटेड एंड दे आर हैविंग सम रिलेशनशिप बिटवीन देयर। ठीक है, और ये पर्टिकुलर रिलेशन क्या है, टेबल्स हैं, टेबल की फॉर्म में है। तो यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस का क्या कॉन्सेप्ट हो गया, रिलेशनल डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ टेबल्स। मतलब एक पर्टिकुलर डेटाबेस फिजिकल मैनर में क्या होता है, कैन बी द कलेक्शन ऑफ फाइल, और लॉजिकल फ्रेम में क्या होता है, लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ टेबल, और इट कैन बी द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टेबल्स, है ना, और आपस में ये रिलेट कर रहा है एक दूसरे से। सो द रिलेशनल डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ टेबल्स फ्रॉम विच द डेटा कैन बी एक्सेस्ड इजीली। ठीक है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स कॉन्सेप्चुअली और लॉजिकली। डेटाबेस जो है वो आपके टेबल्स का कलेक्शन है कॉन्सेप्चुअली और लॉजिकली, लेकिन फिजिकली ये कलेक्शन ऑफ टेबल्स नहीं है, इट कैन बी द कलेक्शन ऑफ फाइल्स। टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम। तो यहाँ पर मैंने टेबल को भी डिस्क्राइब कर दिया है। टेबल क्या है, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। आगे हम चलें, अब बात आती है यहाँ पे ईएफ कॉड के रूल्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीबीएमएस का, और डेफिनेटली आपके आरजीबीवी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि व्हाट आर दी 12 रूल्स ऑफ ईएफ कॉड, डिस्क्राइब एनी 2 और 3 और 5 रूल्स ऑफ ईएफ कॉड। तो जैसा कि मैंने बताया कि ईएफ कॉड वो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रिलेशनल डेटाबेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, है ना। ईएफ का मतलब यहाँ पर एजर फ्रैंक है, द नेम ऑफ द ईएफ कॉड इज एजर फ्रैंक टेड कॉड। ओके, ही वॉज एन इंग्लिश कंप्यूटर साइंटिस्ट। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर उनका हिस्ट्री भी दिया हुआ है कि क्या क्या वो थे। हु वॉज वर्किंग फॉर आईबीएम।
आईबीएम के लिए वर्क करते थे, इन्वेंटेड द रिलेशनल मॉडल, और जो रिलेशनल मॉडल का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ है जिसके ऊपर आरडीबीएमएस वर्क करता है वो भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया है ना। ठीक है, तो इस तरह से ईएफ कॉड की हम बात करेंगे, ईएफ कॉड के रूल्स की बात करेंगे। तो ईएफ कॉड ने यहाँ पर टोटल 13 रूल प्रपोज किए, है ना, और जो कि स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 0 to 12। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि अगर किसी पर्टिकुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने ये 13 के 13 रूल सेटिस्फाई कर दिए तो वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या कहला जाएगा? इट कैन बी कॉल्ड एज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको कहा जाएगा इट इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो आइए देखते हैं कि क्या वो रूल्स हैं जो ईएफ कॉड ने इंट्रोड्यूस किए। अब सबसे पहले हम रूल नंबर 0 की बात करेंगे यहाँ पे। तो रूल नंबर 0 में केवल और केवल ईएफ कॉड ने ये बताया गया है, द सिस्टम मस्ट क्वालिफाई एज अ रिलेशनल, एज अ डेटाबेस, एज अ मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, फॉर अ सिस्टम टू क्वालिफाई एज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट सिस्टम मस्ट यूज इट्स रिलेशनल फैसिलिटी टू मैनेज द डेटाबेस। मतलब आपका जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो किसी भी डेटाबेस को मैनेज करने के लिए अगर वो सारी रिलेशनल फैसिलिटीज यूज करेगा तो हम उस पर्टिकुलर डेटाबेस को क्या बोलेंगे? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलेंगे। सो दिस इज अ रूल नंबर 0 एंड ऑल अदर rule from rule number 1 to 12 is derived from this particular 0th rule. So this is a rule of 0 रूल है जो कि आपका बेसिक यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, और बाकी के जितने भी सारे रूल हैं वो सारे इसी रूल से डिराइव किए गए हैं। तो रूल नंबर 1 की बात करेंगे तो रूल नंबर 1 इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन रूल। और इंफॉर्मेशन आप जानते ही क्या होता है? इंफॉर्मेशन इज नथिंग, इट इज अ मीनिंगफुल डेटा। when the data is in meaningful form, so that is called the information. तो यहाँ पर हम बात करेंगे all the information including metadata। metadata का मतलब क्या होगा? it is a data about the data, है ना। डेटा अबाउट द डेटा का मतलब एक छोटा सा एग्जांपल अपन ले सकते हैं कि सपोज कोई बुक आपके पास है, ठीक है, उस वो बुक भी एक तरह का डेटा है और उस बुक के अंदर आने वाली सारी इंफॉर्मेशन, मतलब सपोज उसकी बुक आईडी, सपोज बुक नेम, बुक ऑथर, बुक की कॉस्ट, ये सारी चीजें क्या है? इट कैन बी द मेटा डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक। सो मेटा डेटा इज नथिंग, इट इज अ डेटा अबाउट द डेटा। So all the information is to be represented as a stored data in a cells of tables। तो सेल की हम बात करेंगे तो टेबल क्या है? टेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और अगर हम पर्टिकुलर सेल की बात करेंगे तो जहाँ भी आपके टेबल के रो और कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से एक ब्लॉक बनता है, दैट पर्टिकुलर ब्लॉक इज कॉल्ड दी सेल्स। तो जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है डेटाबेस में वो टेबल में की जाती है, और टेबल में कहाँ की जाती है? वो पर्टिकुलर सेल में की जाती है। तो रूल नंबर 1 इज शोइंग द इंफॉर्मेशन रूल, और ये बता रहे हैं कि इंफॉर्मेशन को आप कैसे स्टोर करोगे। तो डेटा शुड बी स्टोर्ड इन दी cells, and cells is nothing, it is a intersection of the rows and columns। so पहला रूल ये बोलता है कि आपकी जो डेटा है वो टेबल के अंदर सेल में ही स्टोर किया जाना चाहिए, भले ही उसके हम मेटा डेटा की बात करें या एक्चुअल डेटा की बात करें। सो दिस इज द रूल नंबर 1। नाउ रूल नंबर 2 की हम लोग बात करेंगे। तो रूल नंबर 2 यहाँ पर क्या है? गारंटीड एक्सेस। गारंटीड एक्सेस का मतलब यहाँ पर इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि सपोज एक स्कूल है और उस स्कूल का कोई डेटाबेस है और उस डेटाबेस के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। जैसे यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें मैंने रोल नंबर, नेम और एज यहाँ पर इंक्लूड किया है एज अ कॉलम ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल ऑफ द स्टूडेंट डेटाबेस। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है, अभी मैं केवल यहाँ पर 3
कॉलम्स का ही एग्जांपल, 3 टाइप की इंफॉर्मेशन का ही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोल नंबर, नेम और एज, 3 तरह के यहाँ पर डेटा हैं, ठीक है। तो गारंटीड एक्सेस का मतलब क्या है यहाँ पे, कि सपोज मुझे उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए जिसका रोल नंबर 11 है, मतलब मुझे इस पीयूष की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, मतलब मुझे पीयूष का रोल नंबर चाहिए, पीयूष का नाम चाहिए और पीयूष का एज चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास केवल 3 ही इंफॉर्मेशन का एग्जांपल है यहाँ पर स्टूडेंट टेबल का। तो गारंटीड एक्सेस यहाँ पर ये बोलता है कि मुझे इस पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अगर ये इंफॉर्मेशन आपकी डेटाबेस में अवेलेबल है, तो दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस गारंटीड। मतलब ऐसा बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगा कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही है जिससे आप क्वेरी की फॉर्म में क्वेश्चन पूछेंगे और डेटाबेस में वो उस तरह के मैनेजमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और आपको एक रिप्लाई देगा, ठीक है। तो गारंटीड एक्सेस का मतलब यही है कि इफ द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, इफ देयर इज अ अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, सो द एक्सेस विल बी गारंटीड, ओके। सो अब यहाँ पर बात आती है कि इंफॉर्मेशन तो गारंटीड एक्सेस हो रही है ना, मतलब कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस रूल को फॉलो करेगा तो वो RDBMS कहलाएगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाएगा। लेकिन इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस कैसे करें, हाउ वी कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन, है ना। तो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास 3 चीज़ें होना चाहिए, है ना। सबसे पहला टेबल नेम, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल कॉन्सेप्चुअली और लॉजिकली, ठीक है। तो हमें वो पर्टिकुलर टेबल नेम मालूम होना चाहिए जिससे इंफॉर्मेशन हमें एक्सेस करना है। दूसरा प्राइमरी की, अभी प्राइमरी की को अपन छोड़ते हैं यहाँ पे, है ना। तीसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट जिसकी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। जैसे हमें यहाँ पर उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए थी जिसका रोल नंबर 11 है, ठीक है, और हमें 3 एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड थी। उसका हमें रोल नंबर चाहिए था, उसका नेम चाहिए था, उसका एज हमें चाहिए था। तो वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स के या कॉलम के नाम हमें मालूम होना चाहिए जिसके अंदर जिसके अंदर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरी यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट होना चाहिए प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या है, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि ये प्राइमरी की एग्जैक्टली क्या है। प्राइमरी की आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक कंस्ट्रेंट है, एक रूल है जिसको हम किसी कॉलम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और जब भी हम किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को एज अ प्राइमरी की लेके चलते हैं, तो उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में जब भी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी, वो इंफॉर्मेशन कैसी होगी, हमेशा यूनिक होगी और नॉट नल होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। यूनिक का मतलब आप जानते हैं, इन तीनों पर्टिकुलर कॉलम्स की हम लोग बात करें तो इन पर्टिकुलर कॉलम्स में ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है, ऐसा कौन सा कॉलम है जिसको हम प्राइमरी की कंसीडर कर सकते हैं, है ना। क्या नेम को हम प्राइमरी की बना सकते हैं क्या, हम नेम को प्राइमरी की बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि आप ही की क्लास का एग्जाम्पल ले लें, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नेम सेम है। जैसे अंकित नाम के ही हमारे पास 3-4 स्टूडेंट आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना। राहुल नाम के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो हम नेम को कभी भी यहाँ पर प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं, क्योंकि नेम कैन हैव अ सेम इंफॉर्मेशन, मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनका नाम यहाँ पर सेम हो। एज को भी हम लोग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ एनरोल हुए हैं और एक साथ उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है स्टडी की, तो एज भी बहुत सारे स्टूडेंट की सेम हो सकती है। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स को हम प्राइमरी की कंसीडर नहीं कर सकते जिनमें इंफॉर्मेशन आपकी कैसी है, सेम हो सकती है। इट कैन बी कंसिडर्ड एज सेम इंफॉर्मेशन, है ना।
हम केवल उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को प्राइमरी की कंसीडर कर सकते हैं जिसमें आने वाली इंफॉर्मेशन, जिसमें जितने भी रोज और रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे वो सारे कैसे होने चाहिए, वो हमेशा यूनिक होने चाहिए, है ना। वो सारे इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, यूनिक होने चाहिए। तो हम केवल और केवल यहाँ पर रोल नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको प्राइमरी की कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अगर किसी क्लास में, है ना, स्टूडेंट हैं जिनका नाम सेम है, जिनका फ़ोन नंबर सेम है, जिनकी एज सेम है, लेकिन उनका रोल नंबर अलग होगा। जैसे हम एग्जांपल लें, सपोज एक स्टूडेंट है सूरज कुशवाहा, है ना। तो सूरज कुशवाहा, यहाँ पर दो स्टूडेंट हमारे यहाँ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सपोज किसी क्लास में, तो उनका नाम सेम हो सकता है एक सूरज के पास मोबाइल नंबर नहीं हो, वो दूसरे सूरज के मोबाइल नंबर को यूज़ कर सकता है, तो सेम मोबाइल नंबर भी यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन अगर वो दोनों किसी स्कूल में एनरोल हैं तो उनका रोल नंबर अलग अलग होगा हमेशा। So roll number is the particular attribute that are going to qualify for becoming the primary key of the particular table. और यहाँ पर हम बात करेंगे प्राइमरी की। मैंने आपसे बोला था प्राइमरी की इज अ रूल दैट कैन बी आइडेंटिफाई द डेटा यूनिकली एज वेल एज इट डजंट अलाउ द नल वैल्यूज। नल वैल्यू का मतलब एम्प्टी वैल्यू, है ना। सपोज हमें यहाँ पर सूरज की एज नहीं मालूम है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एम्प्टी यहाँ पर छोड़ सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन हमारे पास बाद में आ जाएगी तो हम इस पर्टिकुलर डेटाबेस को अपडेट कर देंगे, इस पर्टिकुलर टेबल में सूरज की एज को यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। लेकिन रोल नंबर को हमने प्राइमरी की बनाया है, तो हमें क्या करना होगा, हमें रोल नंबर को यहाँ पर इंसर्ट करना ही होगा, क्योंकि अगर आपने इस पर्टिकुलर रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया है तो ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट हमेशा यूनिक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, और जो भी वैल्यू इसके अंदर आएगी वो नॉट नल होगी, मतलब किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर एम्प्टी नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोला है कि आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए एक्सेस करने के लिए, क्या आपके पास डेटा होना चाहिए। फर्स्ट वी नीड द नेम ऑफ द टेबल, नेम ऑफ द टेबल इज स्टूडेंट। कॉलम नेम हमें चाहिए कि किस किस कॉलम की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है। दूसरा, पर्टिकुलर हमें प्राइमरी की चाहिए जिसके बेस पर हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट विथ प्राइमरी की। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन एक्सेस की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये मैंने यहाँ पर एक क्वेरी डिज़ाइन की है, और क्वेरी मैंने आपको बता ही दिया है, इट इज़ अ एसक्यूएल क्वेरी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो सपोज इस पर्टिकुलर टेबल से मुझे इंफॉर्मेशन एक्सेस करना है, तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, मुझे कमांड यूज़ करना पड़ेगी, दैट इज सेलेक्ट। उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का नाम यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा जिसकी इंफॉर्मेशन मुझे एक्सेस करनी है। फिर फ्रॉम क्लॉज के बाद मुझे उस पर्टिकुलर टेबल का नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा जिससे इंफॉर्मेशन मैं एक्सेस करने वाला हूँ। और वेयर क्लॉज के बाद आपको वो पर्टिकुलर प्राइमरी की लिखना होगी। प्राइमरी की मतलब वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट मेंशन करना पड़ेगा जिसका, जो कि प्राइमरी की है टेबल की, और उसको उस वैल्यू के साथ क्या कराना पड़ेगा, कंपेयर कराना पड़ेगा। यहाँ पर इक्वल जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है सी प्लस प्लस जावा जैसा, यहाँ पर इक्वल जो है वो कंपेयर कर रहा है यहाँ पे। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेरी का मीनिंग मैं आपको बताऊं, सेलेक्ट करो एज को किस टेबल से, फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट, वेयर, जबकि आपका रोल नंबर क्या हो, 10 हो। तो यहाँ पर सूरज की इंफॉर्मेशन आपके सामने निकल के आ जाएगी, सूरज की एज आपके सामने निकल के आ जाएगी, एंड द आउटपुट ऑफ दिस एसक्यूएल क्वेरी विल बी 19। तो इस तरह से आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इफ द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल देन डीबीएमएस श्योरली रिस्पॉन्ड टू योर एसक्यूएल क्वेरी जो कि आपने उससे पूछी है। ठीक है, अब यहाँ पर केवल एक ही एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन अपन ने एक्सेस की है, सो कॉमा लगाते हुए अपन बहुत सारे एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आगे और ब्रीफली अपन डिस्कस करेंगे कि क्या एसक्यूएल क्वेरीज है। यहाँ पर केवल मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल सेट किया हुआ है। नेक्स्ट देखें, अभी 5 मिनट है, रूल नंबर 3 भी अपन कवर अप कर लेते हैं। तो रूल नंबर 3 क्या बोलता है, सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल। सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल का मतलब ये है
कि आप नल को यूज कर लीजिए जबकि आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस पे जब आप किसी भी टेबल में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। नल हैज़ अ सेवरल मीनिंग, नल के बहुत सारे मीनिंग यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस की बात करें तो सी प्लस प्लस में नल जो है वो मैक्रो है, ठीक है, इसकी आस्की वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है। और बहुत सारे मीनिंग्स यहाँ पर, अगर हम डेटाबेस की बात करें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो बहुत सारे मीनिंग यहाँ पर निकलते हैं। इट कैन मीन मिसिंग डेटा, मतलब अगर डेटा हमारे पास मिसिंग है तो हम उसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन नॉट एप्लीकेबल है, जैसे कोई स्टूडेंट है जो 3-4 जॉब ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल हैं, सपोज उसके पास डेवलपर का ऑप्शन है, उसके पास मार्केटिंग का है, उसके पास और भी बहुत सारे ऑफिस बॉय का है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो वो जिस भी पर्टिकुलर ऑप्शन के साथ जा सकता है उसके लिए वो अप्लाई कर सकता है, बाकी वो नॉट एप्लीकेबल कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह का डेटा भी नल ही रिप्रेजेंट करता है। और नो वैल्यू, अगर जैसा कि मैंने बताया कि उस टाइम इंस्टेंस पर आपके पास वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो उसको आप एम्प्टी यहाँ पर छोड़ सकते हैं, ठीक है। और इट शुड बी हैंडल कंसिस्टेंटली, ये जो हैंडल होना चाहिए कंसिस्टेंटली हैंडल होना चाहिए। और सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल का कहना यह है कि प्राइमरी की मस्ट नॉट बी नल, मस्ट नॉट बी नल, क्योंकि यहाँ पर जिस भी एट्रीब्यूट को हमने प्राइमरी की बना के रखा है उसमें तो डेफिनेटली वैल्यू इंसर्ट होनी ही है ना, उसको हम नल नहीं छोड़ सकते। और एक्सप्रेशन ऑफ नल मस्ट गिव नल, और जैसा कि हम सी प्लस प्लस में नल लिखते हैं, जावा में नल लिखते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी अपन क्या लिख सकते हैं, नल ही लिख सकते हैं, NULL, ठीक है। तो हमेशा आपका जो डेटाबेस मैनेजमेंट है उसमें सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल का यहाँ पर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। आई होप ये 3 आपको जो रूल मैंने आपको बताया है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। 4 रूल मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं, रूल नंबर 0, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3, है ना। आगे के जो रूल्स हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।